Hello friends of class 9. Today I am starting a new chapter, Improvement in Food Resources and Management. नया चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा सेल के बारे में, उसके बाद हमने शुरू किया टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ाया प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में वैस्कुलर टिश्यू आपको हमने पढ़ाया, लिम्फ के बारे में, ब्लड के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में, जितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं सबके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज हम शुरू कर रहे हैं फूड रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमारा फूड का रिसोर्स क्या है? हमारा व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ आवर फूड? देयर आर टू रिसोर्सेज, वन इज प्लांट, अनदर इज एनिमल। फर्स्ट इज प्लांट, जहां से हमको भोजन मिलता है, और दूसरा है एनिमल, जहां से भोजन मिलता है। ठीक है, देयर आर टू फूड रिसोर्सेज are plants as well as animals. Resource. Plants and animals. Plants में it is agriculture, it is animal husbandry. इसमें हमको पढ़ना है कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री, पिसिकल्चर, एंड एपीकल्चर। यानी milk production, eggs and meat of fish and honey. These are four, ये हमारे चार फूड्स हैं जो we get from the animal. एग्रीकल्चर में हम लोगों को कैसे खेती होती है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं, कैसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन करें। उन्होंने पढ़ा ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन। ऑल का मतलब है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? To fulfill the food requirement of such a huge population. इतनी बड़े आबादी के भोजन की आपूर्ति के लिए, हमको कुछ साइंटिफिक टेक्निक यूज करना पड़ेगा to improve the production of ये फूड्स, इन प्लांट्स में भी और ये एनिमल में भी। चलिए हम लोग कुछ रिवोल्यूशन के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। First is green revolution. Means increase the production of crops, चाहे सीरियल हो, चाहे सब्जी हो, फल हो, किसके? ठीक है, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। सेकेंड, व्हाइट रिवोल्यूशन। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। Third, blue revolution, increase
the production of fish golden revolution increase the production of pulses दाल वाले दलहन वाले येलो रिवॉल्यूशन increase the production of edible wine increase the production of edible wine silver revolution increase the production of eggs ये कुछ रिवॉल्यूशन है ग्रीन वाइट ब्लू गोल्डन येलो सिल्वर ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रॉप्स उसके बाद है व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क ब्लू रिवॉल्यूशन फिश गोल्डन रिवॉल्यूशन पल्सेस येलो रिवॉल्यूशन एडिबल ऑयल्स सरसों का तेल जो भी सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स ये सारे के सारे जुगत किए जा रहे हैं टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच ए ह्यूज पॉपुलेशन ठीक है पहला जो आता है क्वेश्चन व्हाट इज रिवॉल्यूशन क्रांति रिवॉल्यूशन इन द सेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ओनली फूड प्रोडक्शन में ही मतलब हम पढ़ा रहे हैं और कोई मतलब नहीं है फूड रिसोर्सेज रिवॉल्यूशन इन फूड रिसोर्सेज में क्या है इसका मतलब इंक्रीज इन द प्रोडक्शन increase in the production increasing तो इसको लिख दें फूड प्रोडक्शन विदाउट पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए हुए विदाउट डिस्ट्रॉइंग और degrading without destroying or degrading our environment increase the production food production without destroying or degrading our environment इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप्स क्रॉप्स किसको बोलते हैं
क्वेश्चन आता है व्हाट आर क्रॉप्स। With the same kind of plants, with the same kind of plants are grown or cultivated at one place in large scale are called crops। इसको कहते हैं, यहाँ पर एक खेत में एक जगह पर बड़े पैमाने पर किसी एक फसल को उगाया जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉप्स। फिर क्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, it is of 3 types: Kharif, Rabi, summer or zaid crops। Kharif, Rabi and zaid. They are classified on the basis of the climatic condition. They are classified from based on season। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। Based on season, climate, सीजन और क्लाइमेट के आधार पर इसको भी हमने बांटा 3 टाइप में: खरीफ, समर एंड रबी। क्रॉप्स, क्रॉप्स, क्रॉप्स। सोइंग टाइम कब बोया जाता है? ये आपको जून जुलाई के आसपास सोइंग पीरियड ये हो गया जून टू जुलाई।
हार्वेस्टिंग अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर, रबी सोइंग पीरियड नवंबर, हार्वेस्टिंग अप्रैल, और ये बीच में मई एंड जून के जो बीच का समय है, यानी खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में, ये अप्रैल में हमने हार्वेस्टिंग कर लिया, ठीक है, और ये शुरू किए जून में, तो मई और जून के जो 2 महीना बीच में बचता है, इसमें जो क्रॉप उगाया जाता है इसको समर और ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम लोग क्लोज्ड डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप? मेनली रबी और खरीफ क्रॉप के डिफरेंस को समझते हैं। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। It is also known as rainy season crops. It is also known as winter crops. ठीक है, दो सोइंग टाइम कब बोया जाता है? जून से जुलाई के बीच में। ये कब बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अक्टूबर नवंबर के बीच में। हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको काट लिया जाता है। इसका हार्वेस्टिंग टाइम मार्च से अप्रैल के बीच में। मार्च से अप्रैल के बीच में। requires plenty of water and sunshine. It requires plenty of water and sunshine. तो ये requires moderate water and sunshine. ठीक है, इसका एग्जाम्पल राइस, सोयाबीन, राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इसके एग्जाम्पल हैं व्हीट, गेहूं, व्हीट, बार्ली, जौ, पोटैटो,
ठीक है। ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ स्टेप्स में बांटा है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर मोड ऑफ फार्मिंग जैसे मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन टेक्निक, ठीक है, क्रॉप रोटेशन, फिर वाटर मैनेजमेंट, फिर वैरायटी मैनेजमेंट, फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्निक, वाटर मैनेजमेंट, वैरायटी मैनेजमेंट, इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले खेत को तैयार करते हैं। क्या करते हैं इसमें? टीलिंग, एम्प्लॉइंग, लेवलिंग, मिक्सिंग ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर लाइक कंपोस्ट और वॉटर, फिर इरिगेशन। ये सारा काम आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सोइंग, बीज को बोना, ये सब आते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर आता है इसमें प्रोडक्शन टेक्निक, टाइप्स ऑफ, कैसे खेती करते हैं। कोई मिक्स फार्मिंग है, कहीं पर इंटरक्रॉपिंग है, कहीं पर क्रॉप रोटेशन है। हम कैसे भी इस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द पीस ऑफ लैंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच ए ह्यूज पॉपुलेशन। किसी जमाने में ये अगर अपना देश है भारतवर्ष, इसी में पहले इतना पॉपुलेशन था और इतना एग्रीकल्चर लैंड था। अब ये उल्टा हो गया है। अब इधर पॉपुलेशन हो गया है और इधर एग्रीकल्चर लैंड हो गया है। इसलिए इतना टेक्निक अपनाना पड़ रहा है ताकि उसमें जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, तो कि हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हो सके,
मैक्सिमम सब्जी, फल, अनाज का ह्यूज बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं कि इट इन्वॉल्व्स क्या क्या चीज में होता है। इट इन्वॉल्व्स loosening and turning of soil. Loosening and turning of soil. Loosening and turning of soil is known as plowing or tilling. सबसे पहले क्या करते हैं, खेतों को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इससे क्या फायदा होता है? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल किसके सहायता से? कभी आपने खेतों में देखा होगा, पुराने जमाने में पहले हल और को लगा करके और बैलों की सहायता से खेत को में ये प्लॉइंग करते थे। उसमें जो मिट्टी को 1.5 से 2 फीट वो नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देते थे। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, इससे क्या होता था? मिट्टी ढीली हो जाती थी, अंदर में एयर ट्रैप चला जाता था, which helps in the respiration of roots, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्लॉइंग और टिलिंग? अब ट्रैक्टर की सहायता से क्या जाता है, उसमें उसको और डीप, जहां पर 1-1.5 फीट मिट्टी को टॉप लेयर के सॉइल को ही उलट पुलट करते थे, अब जो ट्रैक्टर की सहायता से बड़ा भारी उसके जो मशीन है उसके सहायता से मिट्टी को 2 से 3 या 4 फीट तक की मिट्टी को ऊपर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज कम्स, वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और ऊपर का जो डिप्लीटेड सॉइल का लेयर है वो नीचे चला जाता है। डिप्लीशन लीजिए नीचे चला जाता है। एडवांटेज ऑफ प्लॉइंग, व्हाट आर द एडवांटेज? एडवांटेज ऑफ प्लॉइंग, loose soil traps air. Loose soil traps a lot of air. A lot of air. Which is used by roots to breathe easily. एक दूसरा, loose soil allows the root to penetrate deeply in the soil. जड़ को बहुत गहराई तक जाता है, जाने से क्या होता है? It keeps the plant erect firmly on the top above the soil. और नीचे जाने के बाद क्या होता है? तो नीचे में जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर है that has been easily absorbed by the roots. It exposed soil pests
प्रीडेटर्स, जो मिट्टी के अंदर में जो पेस्ट है, जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं जमीन के अंदर में, वो खुल जाता है और वो इनके जो प्रेडेटर्स हैं, इनके जो शिकारी हैं, ये इनको खा जाते हैं। लूज सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ farmer friendly earthworm and other eco-friendly microorganism to improve soil fertility और क्या मदद होती है प्लाइंग से? एडवांटेज ऑफ प्लाइंग, लूज सॉइल traps a lot of air which is used by the roots for breathing easily. आप देखते हो कि वाटर लॉस्ट एरिया में जहां पर 2 महीने 3 महीने तक पानी लगा रह जाता है, वहां पर के बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा ट्रीज है, ये सॉइल है, यहाँ इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब यह है वाटर लॉगिंग एरिया हो गया, तो रूट्स का जो कनेक्शन है, एयर यहाँ है, रूट यहाँ है, air cannot be entered into the towards the root due to the deposition of ये water logging area में यहाँ तक पानी है और क्या होता है, air अब यहाँ तक जा नहीं सकता, root is not breathing easily, finally root die and the entire plants will die. तो इसलिए जरूरी है रूट को ब्रीथ करना for the proper production of crops. Loose soil allow the root to penetrate deeply in the soil. बहुत गहराई तक रूट जाएगा, ढीला मिट्टी है तो बहुत गहराई तक जाएगा, और अंदर जाने से क्या फायदा है? तो जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर जो नीचे में है, न्यूट्रिएंट रिच जो लेयर है नीचे में जो है न्यूट्रिएंट्स, उस दैट हैव बीन इजीली एब्जॉर्ब बाय द रूट, वो आसानी से उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक दूसरा, it keeps the plant firmly erect on the surface of soil. It exposes soil pest for predators. जितने भी मिट्टी के अंदर हार्मफुल हमारे पेस्ट हैं, जो है एक्सपोज फॉर प्रेडेटर्स, उनके वो खत्म हो जाते हैं। लूज सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ फार्मर फ्रेंडली अर्थवॉर्म। आपने वर्मी कंपोस्ट का नाम सुना होगा, जो अर्थवॉर्म के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और वो अर्थवॉर्म ऑलवेज कीप्स द सॉइल पोरस, ठीक है, and other eco-friendly microorganism to improve the soil fertility.
loosening of soil helps in the mixing. जितने भी हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स चाहे कंपोस्ट के रूप में, चाहे मैन्यूर्स के रूप में, वर्मी कंपोस्ट के रूप में या केमिकल फर्टिलाइजर, वो दे आर इजिली मिक्स, यूनिफॉर्मली मिक्स। नहीं तो क्या होगा, यहाँ ज़्यादा चला गया, कहीं कम चला गया, तो पूरे खेत में, फील्ड में वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन है उसी अनुसार से होगा। हमको पूरे खेत के क्रॉप प्रोडक्शन को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना है, इसके लिए क्या करते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर्स मोर यूनिफॉर्मली विद सॉइल, मिट्टी के साथ मिक्स मिलाना है। घर में एग्जांपल आप देखिएगा कि जैसे रोटी बनाने के समय में आटा को मिक्स किया जाता है, अगर उसमें कुछ नमक या दूसरा कोई इंग्रेडिएंट पहले मिला दिया जाए, बाद में उसको वाटर पानी के साथ उसको गूंदा जाए, तो उसमें दे ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स विद दैट फ्लोर, ये व्हीट फ्लोर, ये यूनिफॉर्मली। अदरवाइज क्या होगा, गूंदने के बाद अगर आप कुछ डालते हैं तो कहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, राइट। ये हमारा आसान एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट इज इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच लेयर। अभी मान लीजिए ये हमारा ये सॉइल लेयर है। सॉइल लेयर के 1 फीट को बोलते हैं, 1 से 1.5 फीट को हम लोग बोलते हैं टॉप लेयर, जिसमें हमारी सारी खेती होती है। लेकिन क्या होता है कि जब फसल इसमें लगा दिया गया तो क्या होता है, ये यहाँ पर का सारा न्यूट्रिएंट ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और नतीजा क्या होता है कि ये जो पोर्शन है ये हो जाता है डिप्लीशन, ये माइनस में चला जाता है, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब हम क्या कर रहे हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब ये 4 फीट, ये 1.5 फीट है, ये 4 फीट। अब इस मिट्टी को हम ऊपर ले गए तो न्यूट्रिएंट रिच लेयर ये बिजने का 2.5 फीट लेयर जो है ये चला गया, ये बन गया अब टॉप लेयर, और टॉप लेयर होने के कारण ये न्यूट्रिएंट सारा आगे चला गया, और ये जो लेयर है ये नीचे चला आया, ये ऊपर चला आया। इस ढंग से हम न्यूट्रिएंट रिच लेयर एट द टॉप, इसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच लेयर एट द टॉप, सो दैट आवर क्रॉप प्लांट्स कैन यूटिलाइज इजीली। अब ये जो नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर है ये बन गया हमारा टॉप लेयर। टॉप लेयर को यूटिलाइज कर लेते हैं, हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और नीचे वाला जो ऊपर वाला जो टॉप लेयर था नीचे चला गया, और फसल 3 महीने 6 महीने में तैयार होगी, तब तक उसमें जो डिप्लीशन हो गया था न्यूट्रिएंट्स का, दैट हैज बीन रिप्लेनिश्ड, फुलफिल्ड इजीली। It also improves the soil texture और quality, मिट्टी के टेक्सचर को, मिट्टी के बनावट में ये मदद करता है। And that is all about the first plowing. What are the plowing, loosening and turning of soil is called plowing or tilling. What are its advantage and different stages of advantage we are discussing here. इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है लेबलिंग ऑफ सॉइल। हमने तो मिट्टी को उलट पलट कर दिया, अब उसमें अगर सीड डालेंगे तो कोई सीड नीचे चला जाएगा, ऊपर से जो चिड़िया है उसको देखने के साथ हमारा सीड खा जाएगा। उसलिए क्या करते हैं, पहले उसको लेबल करते हैं। जो बड़े बड़े सॉइल के क्रम्स हैं, उलट पलट में बड़े बड़े सॉइल के क्रम्स होते हैं, उनको तोड़ करके बिल्कुल लेबल कर देना है, यूनिफॉर्मली लेबल। Next step is labeling of soil. आपने कभी खेतों में देखा होगा स्पेलिंग लेबल, लेबलिंग ऑफ सॉइल। The Lord soil have big crumbs,
big piece of soil called crumbs. They are broken and labeled with the help of iron or wood planks. With the help of wood and or iron planks. एक पटरा जैसा रहता है लकड़ी का या लोहे का, फ्लैट चौड़ा स्ट्रिप रहता है, उसको मिट्टी बिग क्रम्स के ऊपर से चढ़ा दिया जाता है और उस पर किसान खड़े रहते हैं, या बड़ा भारी लोहे का रहेगा तो इट कैन बी इजिली ब्रोकन द बिग क्रम्स ऑफ सॉइल और उसको यूनिफॉर्मली सीधा कर देते हैं, लेवल कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज सोइंग द सीड्स। तो ये हो गया। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम लोग को क्या करना है कि इसमें यूनिफॉर्मली sowing of seeds. पहला हमने क्या किया, खेतों में लूजनिंग एंड टर्निंग प्लॉइंग किया। इससे क्या हुआ, जो हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट रिच लेयर ऊपर आ गए, जो डिप्लीटेड टॉप लेयर ऑफ सॉइल वो नीचे चले गए। Air में air become porous and lot of air has been trapped in the soil that has been easily used by the roots. ठीक है, loose soil में root को deeply under loose soil allows the root to deep penetrate it in deeply in the soil to keep the plants erect firmly on the above the soil, and also it absorbs nutrient. It also absorbs the nutrient easily with the help of roots. इस ढंग से, और जो भी हमारे जो एयर उसमें जब सनलाइट जाता है तो हमारे जितने भी इको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं प्लस अर्थ फॉर्म है, दे विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड, दे इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज सोइंग ऑफ सॉइल सीड्स। थर्ड स्टेज पे sowing of seeds। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम बीज का चुनाव करते हैं। प्रिकॉशंस, बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। पहला क्या काम करते हैं, सीड्स को अच्छी क्वालिटी का चुनाव करते हैं। सीड्स मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। सीड्स मस्ट बी डिजीज फ्री। हाई यील्डिंग क्वालिटी, हाई यील्डिंग वैरायटी। सीड कैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी होनी चाहिए। Sowing at proper depth
and distance proper depth swing and proper distance between two seed. क्या फायदा होता है इन चीजों से? गुड क्वालिटी क्या करते हैं? जनरली आप देखेंगे सीड को बोने के पहले पानी में डाल दिया जाता है। हाँ? तो आप देखेंगे कि बीज को बोने के पहले लोग करते हैं पानी में डाल देते हैं। जो बीज पानी को ऊपर फ्लोट करता है दैट हैज बीन डिस्कार्डेड, उसको माना जाता है कि ये अच्छे क्वालिटी का बीज नहीं है। जो बीज नीचे बैठ जाता है दैट हैज बीन फिल्टर्ड आउट, उसको फिल्टर कर लिया जाता है। और उसके बाद प्रिकॉशंस हमने क्या क्या बताया? गुड क्वालिटी मतलब सीड कैसा होना चाहिए? अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अभी हमने बताया कि साहब इसको पानी में जब डालते हैं सीड को टेस्टिंग के लिए, तो जो सीड पानी के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज ए पुअर क्वालिटी। जो सीड बीज के लिए पानी में नीचे बैठ गया, दैट हैज बीन फिल्टर्ड आउट, दैट इज कंसीडर्ड एज ए गुड क्वालिटी, राइट। उसके बाद बीज को देख लेते हैं साहब, उसमें कोई डिजीज तो नहीं लगा हुआ, कोई फंगस तो नहीं लगा हुआ है, उसमें कोई बोर तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं डिजीज फ्री। आजकल डिजीज फ्री आता है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय, दे आर प्रिजर्व्ड इन केमिकल्स फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज, दे आर डिजीज फ्री। और हाई यील्डिंग वैरायटी, अभी बहुत सारे टेक्निक के हाइब्रिडाइजेशन के कारण बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटी आ गए हैं, ठीक है। उनका प्रोडक्शन पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लीजिए वो कॉर्नफ्लेक्स है भुट्टा, तो एक पेड़ में पहले 3-4 होता था, तो अब साहब उसमें 8-10 हो रहा है, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी। उसके बाद आता है सोइंग एट प्रॉपर डेप्थ। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये टॉप लेयर का सोइल और बीज इसके नीचे 4 फीट नीचे चला गया, तो क्या होगा? इसको ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं ग्रो कर सकेगा, ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और 4 फीट ऊपर नहीं आ सकता। तो इसको कितना करना है ताकि ये जो हमारा टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, इसी में प्रॉपर डेप्थ में 1 से 1.5 फीट के नीचे, ताकि ये ठीक से प्रॉपर डेप्थ में है और प्रॉपर डिस्टेंस में, इस दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। 2 सीड, एक सीड यहाँ है, एक सीड यहाँ है, तो प्रॉपर डिस्टेंस से होगा कि इनको दे डू नॉट कंपीट ईच अदर बाय सनलाइट, इनको आपस में झगड़ा नहीं होगा। किसके लिए? स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, आपस में झगड़ा नहीं होगा। डिस्टेंस भी प्रॉपर होना चाहिए और डेप्थ भी, नहीं तो अगर ऊपर रह गया तो हमारे बर्ड्स जो है उसको खा जाएंगे। अगर बहुत नीचे चला गया तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए मस्ट बी सोइंग एट प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंस, इसका ख्याल रखना पड़ेगा बिफोर सोइंग द सीड्स, दे आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। एंड मेथड ऑफ सोइंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ सोइंग। अब बीज बोने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, मैनुअल एंड the seed drill. Manually is also known as broadcasting. Manual or broadcasting.
मैनुअल और ब्रॉडकास्टिंग। इसका नुकसान है ये आपने लिया और मैनुअली चारों तरफ छिड़क दिया। इसमें क्या होता है, कहीं ज़्यादा चला गया, कहीं कम गया, कहीं ऊपर रह गया, कहीं डीपली चला गया। ये सब डिसएडवांटेज है। इससे क्या डिसएडवांटेज है, दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, सीड्स आर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, improper depth and distance, improper depth and distance decrease the crop production. इम्प्रॉपर डेप्थ, ऊपर रह गया तो बर्ड्स खा जाएंगे, बहुत अंदर चला गया तो जर्मिनेट नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं हुआ ज़्यादा, प्रॉपरली डिस्टेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, दे विल कम्पीट ईच अदर विद फॉर द लाइट, स्पेस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सीड ड्रिल इट इज अ मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रैक्टर में मशीन लगा दिया जाता है, एक फनल लाइन, इसमें सीड्स भरे हुए हैं और ये मशीन की सहायता से खेतों में जैसे हल चला रहे हैं वैसे प्लॉइंग के मतलब मशीन के साथ लगा दिया जाता है और एक एक बीज इक्वली प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पर लगाया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, ये डिसएडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अब हम सीड ड्रिल के एडवांटेज के बारे में अपनी चर्चा करें। एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल, ठीक है। सीड्स आर sown uniformly at proper distance and depth। क्या होता है, the time and labor cost reduced, the time and labor cost reduced। और इस टाइप के सोइंग से हमारा जो it prevent the seeds from predators like birds। जब प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस पर हो गया, जब प्रॉपर डेप्थ चला गया उसका लेबलिंग कर दिया गया तो फिर हमारे कोई भी प्रेडेटर्स, बर्ड्स वगैरह आपके सीड को खा नहीं सकते। दीज आर द एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल या मॉडर्न टेक्निक। इसमें हम एक फनल लाइक मशीन के द्वारा और सबको प्रॉपरली डेप्थ और डिस्टेंस पर हम लोग सीड बीज को बोते हैं, सोइंग सीड्स की सोइंग करते हैं, बीज को बोते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि टाइप्स ऑफ व्हाट इज क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, प्रिपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप था हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको बोलते हैं प्लॉइंग यानी लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, उसके एडवांटेजेस को पढ़ा। फिर लेबलिंग के बारे में पढ़ा, सोइंग में प्लॉइंग करने के बाद सॉइल के बिग क्रम्स हो जाते हैं और उसमें बड़ा होल हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी तो क्या करते हैं, सारे को तोड़ करके बड़े
सबको सारे क्रम्स को तोड़ करके, मतलब बड़ा टुकड़ा है उसको बिल्कुल पाउडर कर देना, फिर मिट्टी की तरह ऐसा बना करके पूरे खेतों में उसको बराबर कर देना है। फिर आपको सीड्स को बोना है। सीड्स को अभी सीड्स के बारे में बताया कि वो सीड्स के सोइंग के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुड क्वालिटी का होना चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी होनी चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, और सीड्स को प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस पर रखने से हमारा प्रोडक्शन का जो मेहनत है बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। फिर सीड्स के मेथड है, दो टाइप के मेथड सीड सोइंग के हैं। मैनुअल, जिसको ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं, दूसरा है मॉडर्न टेक्निक जिसको हम सीड ड्रिल के द्वारा करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में मैनुअली लेने के बाद चारों तरफ फैला दिया, स्प्रेडिंग कर दिया। उसमें क्या होता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते खेत, कहीं कहीं 10-12 सीड इकट्ठा गिर गए, कहीं एक भी नहीं गिरा। तो जहाँ 10-12 निकल गए तो वहाँ पे फिर प्रोडक्शन हमारा गड़बड़ा गया, हमारा सीड भी लग गया और यूज भी नहीं आया, कहीं एक भी नहीं है। और जब सीड रहे हैं ऐसे मैनुअली कर रहे हैं, कुछ ऊपर रह गया, कुछ नीचे चला गया। ऊपर रह गया तो बर्ड्स हैड ईटन दैट सीड्स, वो हमारा सारा मेहनत बेकार गया। बहुत डीपली चले गए तो उसमें लफड़ा हो जाता है कि फिर नीचे, फिर उसमें गड़बड़ी हो जाती है कि नीचे जाने के बाद उनको जब ज़्यादा डेप्थ में चले गए तो डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं कर पाए। तो दोनों ही में हमारा फसल, हमारा प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं काम कर पाता है। तो हमने क्या किया, यूज़ किया मॉडर्न टेक्निक, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज यूज्ड इन ट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसमें एक फनल लाइक, एक बड़ा चौड़ा मुंह होता है, उसको एक फनल लाइक स्ट्रक्चर से बनाया जाता है और उसको एक एक सीड प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस पर रहता है। प्रॉपर डेप्थ पर रहने से उसको ग्रो करने में, जर्मिनेट करने में आसानी होती है, और प्रॉपर डिस्टेंस पर दो सीड के बीच में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं हो पाता है। कंपटीशन किस मामले में, फॉर स्पेस, दे रिक्वायर्ड कंप्लीट स्पेस, वो जड़ को, रूट्स को फैलने में मदद करेगा। दे रिक्वायर्ड सनलाइट, फोटो पीरियडिंग इनका बढ़िया होता है। फिर न्यूट्रिएंट के लिए झगड़ा नहीं होगा आपस में। तो ये सारे कुछ जो है इनमें बहुत फायदा होता है। इसके बाद आता है हमारा अगला, जो इसके बाद हम लोग जब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज इरिगेशन? द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन से क्या फायदा है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। टोटल 16 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट द प्लांट रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 16 टाइप ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग आर रिक्वायर्ड। उसमें प्लांट में एयर से कितने आते हैं, प्लांट वाटर से कितने आते हैं, सॉइल से कितने आते हैं, इन सब के बारे में इन नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। क्या लिख रहा है? इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग लो। क्या लिख रहा है?